हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जानते हो यार, अब ईएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। जो लोग ईएससी से लगे हैं वो और अच्छे तरीके से लग गए हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप गेट के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, और आप ईएससी की प्रिपरेशन गेट के साथ अगर कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है, नहीं बेटर है, आप शुरुआती दौर पे हैं, इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे कि यार गेट के थ्रू आप गेट के थ्रू कहाँ कहाँ जा सकते हो, किस किस फील्ड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप यहाँ के बाद कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, गेट के बाद आप क्या क्या और कर सकते हो, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ गेट के साथ आप ईएससी का गेट के साथ आप ईएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो क्या वो आपके लिए अच्छा चॉइस है या बैड चॉइस है, दोनों पे बात करेंगे यार। सबसे पहले अगर हम बात करें गेट की, गेट का तो आप जानते हो यार, बहुत ही कंसाइज सिलेबस है इसका, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। आप समझ रहे हो, आपका आता तो 4 साल के बीटेक का ही है पूरा, लेकिन इसमें कुछ आपका जो सिलेबस है ना वो स्पेसिफिक दे रखा है और वो उसी के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। तो जो गेट का सिलेबस है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक है। गेट के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जितना आपने 4th ईयर तक आपका 4 साल का पूछा जाता है, लेकिन उसमें आपका सिलेबस जितना है उतना ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाते हैं। तो इसमें गेट के बाद आप जैसे गेट, अगर आप सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट की तैयारी के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप में गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो आप सीधे सीधे उसमें डायरेक्ट पीएसयू में जा सकते हो, डायरेक्ट पीएसयू में जा सकते हो डायरेक्ट। जैसे आपके मैकेनिकल के हो तो आप जैसे बहुत सारे पीएसयू, एनटीपीसी हो गया, आपका ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, इन सब में आप गेट के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी आप गेट से के थ्रू ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना, जैसे आप इसके गेट के थ्रू जा सकते हो। अभी पिछले साल भी कौनकर रेलवे वाले से भी गेट के रैंक से बुला लेते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी पीएसयूज है जो आपको सीधे सीधे गेट के मार्क्स के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको डायरेक्ट इसमें जाने का मौका मिलेगा। और गेट क्या, ये जो सिलेबस होता है ना, अगर एक बार आपने गेट की तैयारी कर ली तो आपका जो बेसिक्स होता है, जो बेसिक है आपको एकदम तैयार हो जाता है, एकदम फाउंडेशन आपका एकदम मजबूत हो जाता है। अगर गेट की तैयारी आपकी हो, अगर उसमें आपकी सारी चीजें, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैं बता रहा हूं उसके क्या क्या फायदे। अगर आप मान लीजिए आपके कुछ गेट में कम मार्क्स आ रहे हैं, पहली बार आपने एग्जाम दिया, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एमटेक के लिए जा सकते हो। जिसका मन है, जिनको पीएचडी करनी है, वो दूसरा ऑप्शन यहां से क्या खुलता है, आप वहां से एमटेक कर सकते हो। आप एमटेक कहां से कर सकते हो, आप जो टॉप की आईआईटी है ना वहां से, आप आईआईटी और एनआईटी से आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक का ऑप्शन एक गेट के थ्रू मिल जाता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, वहां से जाके जब आप एमटेक करोगे ना तो वहां से आपकी जो प्लेसमेंट होगी ना, कुछ कुछ तो डायरेक्ट पीएसयू के बराबर सैलरी देती है आपको, वहां से जो प्लेसमेंट होती है। अगर आप टॉप की आईआईटी की बात करोगे, टॉप की आईआईटी से आपका जो प्लेसमेंट होगा ना वो पीएसयू के बराबर भी देता है, ज्यादा भी दे देता है। तो दोनों फायदे हैं यार अपने। आप पीएसयू डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, उसका भी फायदा है। अगर आप एमटेक कर रहे हो, आईआईटी, टॉप की आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, आईआईटी आपका मद्रास हो गया, आईआईटी मुंबई हो गया, आपका आईआईटी कानपुर हो गया, इन सब से। और दूसरी बात, अगर आपको एमबीए की तरफ जाना है तो आप गेट के रैंक से ही आप नीटी बॉम्बे, वहां बॉम्बे में एमबीए के लिए जा सकते हो। आप एमबीए के लिए उसमें भी रैंक आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए गेट के लिए। तो आपका एक एमबीए, जिनका मतलब ये होता है कि हमको बाद में यार एमबीए करना है, तो आप गेट की रैंक के साथ आप एमबीए भी कर सकते हो। नीति मुंबई आपको डायरेक्ट गेट के रैंक के हिसाब से आपको बुलाती है, वहां पे इंटरव्यू होता है, तब जाके आपका एडमिशन, वहां भी आपका पैकेज कभी कभी इससे बेटर हो जाता है पीएसयू से। आप समझो इस बात को। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसके बाद आप एमबीए के साथ साथ आप एमएस कर सकते हो। एमएस जिसका करने का मन होता है वो भी कर सकता है गेट के ही रैंक पे। तो आप समझ रहे हो, गेट अगर आप दे रहे हो ना तो गेट के थ्रू आपके जो एक्सप्लोर हो रहे हो आप बहुत डिफरेंट में हैं। जैसे आप, कोई लोग स्विच करना चाहते हैं, जैसे गेट में आपने ले आया रैंक कुछ और आपको आईआईटी में जाना है और आपको सीएस ब्रांच में यानी कोडिंग में जाना है आपको, तो वहां से इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको फील्ड भी चेंज कर सकते हो। मैकेनिकल वाला आप अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हो। आप समझो इस बात को। तो गेट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं।
ये मैंने आपको बताया, चाहे पीएसयू में अगर अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है, तो आप बहुत टॉप की पीएसयूज में जा सकते हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, भेल हो, ओएनजीसी हो, सेल हो, इन सब में आप डायरेक्ट जा सकते हो। इसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, 80, 78, 80 मार्क्स आप जा सकते हो। अगर मान लो आप पहली बार तैयारी कर रहे हो और आपका मान लो नंबर सही नहीं है, तो आप अगर नंबर अच्छा आया, क्योंकि देखो अगर टॉप की आईआईटी लोगे तो उसमें भी रैंक आपकी बहुत सही होनी चाहिए। आईआईटी बॉम्बे लोगे चाहे आईआईटी मद्रास लोगे, तो उसमें भी आपकी रैंक बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तब तो आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। नहीं तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे यार यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, अगर पहली बार आप मतलब और तैयारी नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आपकी कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे 1 साल और गेट देना है, एमटेक के साथ देना है, तो आप एमटेक ज्वाइन कर लो। एमटेक ज्वाइन करते करते बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमटेक करते करते उन्होंने पीएसयू को लिया है। एमटेक में एडमिशन लेके उन्होंने सेकेंड बार में आप गेट में पीएसयू में ले लिया। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और मैंने बता ही दिया कि कभी कभी अगर जैसे आपने एमटेक किया मुंबई से, मद्रास से, तो पीएसयू से भी बेटर कंपनियां पैसा देती। तो आपके पास ये जो ऑप्शंस है ना, बहुत ढेर सारा है। अब बात करते हैं यार ईएससी की। ईएससी में क्या है, देखो कोई अगर कहता है सर गेट के साथ ईएससी की तैयारी हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं, तैयारी तो कर सकते हो आप। लेकिन गेट में जो सिलेबस है ना, बहुत प्रिसाइज सिलेबस है। ईएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। ईएससी का जो सिलेबस है ना वो ज्यादा है यार। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि 65 से 70% सिलेबस सेम है, लेकिन इसका जो 40% है ना वो मायने रखता है। और इसमें स्टेजेस बहुत होती हैं। ईएससी में आप पहले प्री दोगे आप, फिर उसके बाद मेंस दोगे, फिर आपके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये प्रोसेस चलेगा 3 बार में। लेकिन अगर आप गेट में मार्क्स एक बार में ले आ लिए, अगर गेट में आप मार्क्स एक बार में ही ले आ लिए, तो आपको डायरेक्ट पीएसयू में जॉब लग सकती है। तो ईएससी में सिलेबस ज्यादा होता है, क्योंकि हाँ नॉलेज इसमें डेप्थ चाहिए। गेट में एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, कॉन्सेप्ट पे। और ईएससी में क्या होता है कि सिलेबस बड़ा होता है, इसमें इतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं। लेकिन गेट में ना आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आप गेट में मार्क्स कर पाओगे, नहीं तो विदाउट कॉन्सेप्ट आप गेट में मार्क्स नहीं कर पाओगे। ईएससी में क्या है कि इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछते हैं, आप समझ रहे हो इस बात को। और ईएससी में ये प्रोसेस यूपीएससी करा रही है यार, तो आप समझो पूरा प्रोसेस होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। आप यहां के बाद ईएससी के बाद किसी मिनिस्ट्री में काम करोगे आप समझ रहे हो, मिनिस्ट्री में काम करोगे। जब यहां पे आप सिलेक्शन होते हो तो आपकी मीटिंग प्रेसिडेंट से होती है, समझो आप। ये जो पोस्ट है ना, अगर आपको सिर्फ देखिए 2 चीजें हैं, आप तो या फिर गेट और ईएससी को अगर साथ में ले चल रहे हो तो शुरू से लगना पड़ेगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि यार अभी से मैं गेट के साथ ईएससी करूंगा, तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि 5 महीने में ईएससी का सिलेबस, उसमें भी जो प्री का पेपर होता है उसमें पहला पेपर नॉन टेक होता है पूरा, इसके साथ पूरा कर पाना अभी के लिए तो मुश्किल है। क्योंकि अब जो पेपर भी हो रहा है ना, इस बार का जो ईएससी का भी पेपर हो रहा है वो 18 फरवरी को है, समझ लो आप। और जो अपना गेट का पेपर हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो 5 महीने में आप ईएससी का सिलेबस कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली गेट के साथ ईएससी दे सकते हो, ये जो आप 70% आप बता रहा हूं ना मैं, ये जो 70% आप तैयारी कर रहे हो ना इसकी गेट पे आप 70% अगर आपका सिलेबस तैयार है तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है यार, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट ईएससी में नहीं करना है, इसमें फिर आपको 40% और तैयार करने की जरूरत पड़ेगी बस। ईएससी का सिलेबस बड़ा होता है, ये है। आप अगर 5 महीने में कवर करना चाह रहे हो तो वो नहीं होगा। तो अगर आप शुरू से जुड़े हो, आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो, आपका विजन यही है कि यार हमको दोनों एक साथ लेके चलना है, तब तो आप कर सकते हो। तो अब आप डेफिनेटली पहले से ही तैयार हो तो आप गेट के साथ साथ आप ईएससी दे सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से सोच रहे हो कि अब से यार शुरू करेंगे, तो नहीं, तब नहीं देने की जरूरत है। तब आप एक एग्जाम सिर्फ इस पे फोकस करो, अगर आप इसके लिए फोकस हो तो सिर्फ इस पे फोकस करो, ताकि इस पे आप अच्छे मार्क्स ले आओ। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो कुछ लोग, आपको मैं ये भी बता दूं, कुछ लोग गेट के बाद एमटेक जब करते हैं ना,
एमटेक के साथ साथ ईएसई निकालते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि यार इसमें वो 70% अपना कवर कर चुके होते हैं। तो वो दूसरे साल से क्या करते हैं, अगर उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया एकदम, अगर उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो उनको सिर्फ अब 30% इसमें प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। और जो मेंस का पेपर होता है वो टेक्निकल होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो वो आप एमटेक के साथ कर सकते हो। लेकिन अभी आप अगर ईएसई का पहले से नहीं देखा है, नॉन टेक आपने पहले से फर्स्ट पेपर का नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ गेट पे फोकस कर सकते हो। अभी सिर्फ गेट पे फोकस करो, आप ईएसई पे अभी ध्यान मत दो। सीधी सी बात है, इस पे आप फोकस करोगे तो आपको पीएसयूज भी मिल जाएंगी। आप अगर एमटेक करना चाहते हो तो आपको टॉप की आईआईटी मिल जाएगी। आप एमबीए करना चाहते हो तो गेट की अच्छी रैंक से नीति बॉम्बे मिल जाएगी आपको। एमएस करने के लिए टॉप की आईआईटी मिल जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ईएसई में क्या है, या तो आपको मिनिस्ट्री में वर्क करने का एकदम डेडिकेटेड हो, आप डेडिकेटेड हो कि यार हमको ईएसई ही निकालना है, तो आप इसके लिए लगो फिर ईएसई के लिए। ईएसई में सिलेबस में बार बार बता रहा हूं ज्यादा होता है इसमें। तो जो अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, तो आप गेट में अच्छी रैंक ला सकते हो 5 से 6 महीने। लेकिन अगर ईएसई में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेबस ज्यादा है, फिर मेंस में आपको जो समय मिलता है 2 महीने 3 महीने का, उसमें आपको जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप विद इन अ टाइम आप पूरा मेंस का पेपर लिख पा रहे हो कि नहीं। हाँ, तो इसके फायदे भी अलग ईएसई की। आप किसी मिनिस्ट्री में काम करोगे, आप समझ रहे हो इस बात को, आप कहीं देश के किसी भी पार्ट में आप अपना योगदान दोगे इसमें ईएसई। हालांकि पीएसयू में भी देखो, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आप दोगे, डायरेक्ट इंपैक्ट आपका काम पे पड़ेगा, काम से पड़ेगा। तो आप अच्छी पोस्ट है। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है यार ईएसई। ईएसई इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो उस तरीके का पेपर भी होता है। और यूपीएससी करा रहा है तो आप जान लो। तो अगर आप गेट की तैयारी अभी तक कर रहे हो और अगर उसके साथ ईएसई देना चाह रहे हो, तो अभी ये करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी तो फिर सिर्फ आप गेट पे फोकस करो। हाँ, अगर आप शुरुआत से ही यार, आपने शुरुआत से ही सोचा है कि हमको गेट और ईएसई का दोनों का एक साथ करना है और आप नॉन टेक इसके लिए फर्स्ट पेपर आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो, तो आप दोनों साथ दे सकते हो। लेकिन अभी से अगर आप अब आज से या आप इससे पहले ईएसई की नोटिफिकेशन के बाद से तैयारी कर रहे हो, तो यार इसको इसके चक्कर में इसको खराब करने की जरूरत नहीं। तब सिर्फ आप एक चीज पे फोकस करो, इसमें अच्छे से कर लो, और उसके बाद अगर आपको ईएसई निकालना है तो आप एमटेक के साथ या आप जहां जॉब कर रहे हो उसके साथ समय निकाल के तैयारी कर सकते हो। तो अभी आपका एम जो होना चाहिए वो सिर्फ इस पे होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि गेट में अगर अच्छी रैंक आ रही है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं, बहुत ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपके लिए। और आप ईएसई में जाना चाहते हो, सिर्फ डेडिकेटेड हो आप ईएसई के लिए, तो आप सिर्फ इसी पे फोकस करो, ईएसई पे। और एक बार मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अगर एक बार आप ईएसई का पूरा सिलेबस अगर कवर कर ले गए, तो जो आपके ये स्टेट में जो एईएन एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम होते हैं, सिलेबस यार बिल्कुल ईएसई का ही रहता है, पूरा सिलेबस ईएसई का रहता है। ये भी मैं बोल दिया, अगर गेट का आपका 70% तैयार है, जो आपका बेसिक बेस है, तो आपका जो ये गैजेटेड ऑफिसर की जो अच्छी पोस्ट आती है स्टेट में एई की, उसके लिए आप बहुत अच्छी पोस्ट होती है यार, वो भी एई की पोस्ट जो होती है। तो अगर आपका गेट का 70% तैयार है ना, तो आप एई भी दे सकते हो, क्योंकि आपका बेस मजबूत है और पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आप एई भी बन सकते हो। तो ये फायदा है गेट का यार, इसीलिए तो गेट की तैयारी तो करनी ही चाहिए। अगर एक बार आपने गेट तैयार कर लिया, आप डिफरेंट स्टेट में अगर एईएन बनना चाह रहे हो, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पीएसयू में जाके उनका कुछ अलग रीजन होगा यार, अपने स्टेट में काम करना है, तो वो गेट में जाने के बाद, पीएसयू में सिलेक्शन लेने के बाद फिर वो स्टेट एईएन का फॉर्म भरते हैं और गेट में उनका बेस इतना मजबूत होता है, वो एईएन का एग्जाम क्लियर भी करते हैं। तो अगर आपने एक बार गेट का पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपका तैयार हो गया ना, तो आपके स्टेट में जितनी भी एईएन की वैकेंसी आएगी आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। ये बेस है पूरा गेट यार, गेट। बस ईएसई में क्या है कि सिलेबस बड़ा हो जाता है,
थोड़ी सी और चीजें जो सब्जेक्ट इसमें कुछ टॉपिक छूटे रहते हैं उनको इसमें इंक्लूड कर देते हैं और नॉन टेक पोर्शन पूरा ऐड हो जाता है। आप एक एग्जाम से डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपको सोचा है आपको कि एमबीए करना है या एमएस करना है, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, उसका जरिया गेट है, गेट है। और प्लेसमेंट भी एमटेक के बाद टॉप की आईआईटी से आप बहुत अच्छी सैलरी पे जा सकते हो। तो आप अपनी तैयारी जिस तरीके से आप लगे हो यार, गेट की भी अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ ईएससी की तैयारी शुरू से लगे हो तो आप उस पर फोकस रहिए। और अगर अभी से लगने की नहीं जरूरत है, अगर आप अभी गेट पे सिर्फ फोकस हो तो यार गेट पे फोकस करो। थैंक यू वेरी मच।